गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में बिजनेस प्रोफेशन में हमने इनकम की बात कर ली थी कि बिजनेस रिलेटेड जो भी रिसीट है वो इनकम है। खर्चों की बात कर रहे थे तो सबसे पहले चले थे हम एक्सप्रेसली अलाउड में। एक्सप्रेसली अलाउड में सबसे पहले पढ़ा बिजनेस प्रीमाइसेस रिलेटेड जो भी खर्चा अलाउड है, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सब कुछ अलाउड है। फिर हमने पढ़ा 33AB टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। फिर हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन, वो तो डिटेल में पढ़ने वाला है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। इन हाउस एक्सपेंडिचर करोगे तो इस साल का तो अलाउड है ही है, रेवेन्यू के करंट रेवेन्यू की कैपिटल हो, पिछले 3 साल का भी अलाउड है। कैपिटल पिछले 3 साल का अलाउड है। रेवेन्यू में पिछले 3 साल में सिर्फ 2 चीज़ें अलाउड है, सैलरी ऑफ स्टाफ और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। डोनेशन देते हो तो एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इनको सोशल, स्टैटिस्टिकल और साइंटिफिक कोई सा भी दो 100%। कंपनी को सिर्फ साइंटिफिक 100%। नेशनल लेबोरेटरी, IIT और यूनिवर्सिटी अंडर स्पेसिफिक डायरेक्शन टू यूज डोनेशन फॉर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम 100%। ठीक है, इन हाउस हो गया, डोनेशन हो गया। फिर हमने नया स्टार्ट करा था। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जिसपे कल बहुत सारी बात करी। एक तो पढ़ा अपन ने पेटेंट 1988 के पहले है तो 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर इररिलेवेंट है, 40 इक्वल इंस्टॉलमेंट बीत चुके हैं। अगर अभी खरीद रहे हो तो इंटेंजिबल असेट है, 25% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर उस असेट को जिसका आप डिडक्शन पूरा 100% ले चुके हो, उसमें से किसी असेट को आप बेचते हो तो जितने में भी बेच रहे हो जो पैसा रिकवर हो रहा है वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, कॉस्ट से भी ऊपर आ रहा है तो कैपिटल गेन। सेम चीज़ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस में भी पढ़ा अपन ने, टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम और टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, इसकी जो भी कॉस्ट आप बियर कर रहे हो वो उसकी यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर दी जाएगी पेमेंट बेसिस पे, कि पहले आपने जितना अमाउंट किया उस अमाउंट को जो भी लाइफ बची हुई उससे डिवाइड कर देंगे। फिर बाद में आपने एक इंस्टॉलमेंट और पे करी, उस इंस्टॉलमेंट को जो रिमेनिंग लाइफ बची हुई उससे डिवाइड कर देंगे। खास बात हमने इसमें सीखी कि मान लो आपने 100 करोड़ को असेट को डेप्रिशिएट करते करते, डिडक्शन करते करते 60 राइट ऑफ कर दिया, 40 बचा है। अब 40 वाला असेट आप बेच रहे हो 30 में, तो जो बचा हुआ 10 है वो इस साल का डिडक्शन। बेच रहे हो 50 में तो जो एक्स्ट्रा 10 मिला वो इस साल की इनकम। 100 तक बेच रहे हो तो 60 आपकी इस साल की इनकम, क्योंकि 60 का आप डिडक्शन ले चुके थे। 100 से भी ज़्यादा में बेच रहे हो, कॉस्ट से ज़्यादा में बेच रहे हो तो वो कैपिटल गेन। इसमें मैंने आपको ये भी बताया, जिस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, कि अगर उस 40 के असेट में से आप कोई पार्ट ऑफ द असेट बेचते हो, मान लो आपने पूरा असेट नहीं बेचा, कोई स्पेसिफिक एरिया का लाइसेंस बेच दिया, 25 में बेचा, तो 40 में से 25 माइनस कर दिए जाएंगे। कोई इनकम नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, बचे हुए 15 को रिमेनिंग लाइफ में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने इस पार्ट को भी ज़्यादा में बेचा है तो फिर तो बाद में तो कुछ डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 40 तो रिकवर हो ही गए, इवन एक्स्ट्रा भी रिकवर हो गए। और वो जो एक्स्ट्रा है वो 60 को बिलोंग करता है तो इस साल की इनकम है। वो जो एक्स्ट्रा है वो 60 के भी बियॉन्ड है तो वो कैपिटल गेन है। आया है समझ में? फिर हमने पढ़ा सेक्शन 35AD 14 स्पेसिफाइड बिजनेस। मैंने इसका फंडा तो बता दिया कि इन बिजनेस को करते हो तो इसको करने में जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो 100% अलाउड है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउ कर दोगे तो लॉस बहुत हैवी आएगा। सरकार की एक शर्त है, इस लॉस को आप इन 14 बिजनेस से ही एडजस्ट कर सकते हो, 14 के सिवा कोई 15वें बिजनेस से एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं कहूँगा फिर तो ये लॉस ही बेकार है। तो उन्होंने कहा एक वरदान हम आपको देते हैं कि इस लॉस को आप इनडेफिनिट ईयर्स तक क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लियर? समझ ला? ओके। अब एक इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, अगर किसी चीज़ का 100% डिडक्शन आपको मिल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन आपको मिल रहा है, तो फिर डेप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए क्या? क्वेश्चन समझे आप? मैं कोई एसेट खरीद के लाया 10 लाख रुपीज़, सेक्शन 35AD के थ्रू या टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस या ये पेटेंट वेटेंट की किसी की रीज़न से आपको इस 10 लाख का 100% डिडक्शन मिल गया, फिर इस 10 लाख पे आपको डेप्रिसिएशन भी क्लेम करना चाहिए क्या? मिलेगा क्या? डबल बेनिफिट हो गया ना, तो डिडक्शन मिल गया सो मिल गया। ठीक है। अब ये 35AD में भी ये बात तो है ही सही, ये रूल तो यूनिवर्सल है कि आपने इस असेट का 35AD में डिडक्शन ले लिया, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद आप इसको बेच रहे हो तो जितने का डिडक्शन लिया बेचने पे उतना अगर रिकवर हो रहा है तो बिजनेस की इनकम मानेगी कि नहीं मानेगी? मानेंगे।
उसके बियॉन्ड रिकवर हो रहा है तो क्या करेंगे, कैपिटल गेन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब एक और खास बात, बहुत 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 ज़्यादा खास बात जो एप्लीकेबल होगी साइंटिफिक रिसर्च में और 35 AD में। मतलब कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको पहले किसी रीज़न से 100% डिडक्शन मिल गया। मीन्स अगर मैं कहूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पहले मैं मेरी लेबोरेटरी में यूज़ करता था प्रेजेंटेशंस के लिए, तो ये तो साइंटिफिक रिसर्च में काम में आ रहा है ना, ये 2 लाख का है, मैं 2 लाख का डिडक्शन ले चुका हूँ, ठीक है। सेम रीज़न से मान लो ये जो एसेट था ये 35 AD वाले बिजनेस में काम में आ रहा था, तो मैं इसका 100% डिडक्शन 2 लाख रुपये ले चुका हूँ। जब तक मैं इसको इसके स्पेसिफिक यूज़ में काम में ले रहा था, अभी आप 35 AD हटा देते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पे चलते हैं अपन, एक एग्जांपल को पकड़ के चलते हैं। जब तक कि मैं इसको साइंटिफिक रिसर्च में काम में ले रहा था तो डिडक्शन तो मैं ले ही चुका हूँ, डेप्रिसिएशन क्लेम करूँगा क्या, नहीं। फिर मेरा साइंटिफिक रिसर्च हो गया ओवर, तो अब मेरा रिसर्च खत्म हो गया, जो भी मुझे फाइंडिंग्स चाहिए थी वो मुझे मिल गई, अब मैंने रिसर्च में शट डाउन कर दिया। अब मैं उस असेट को मेरे नॉर्मल बिजनेस के यूज़ में लेके आ गया, मेरे को डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सर आप 100% डिडक्शन ले चुके हो। लेकिन मान लो इस रूल को मैं यूँ सुनाऊँ कि यार मुझे पता पड़ा कि जो भी चीज़ मैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए लेता हूँ मुझे 100% डिडक्शन मिल जाता है, तो पता है मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो मेरे नॉर्मल बिजनेस के लिए ही था, पर मैं पहले इसको लेके कहाँ आया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। वहाँ 4-6 महीने यूज़ किया, 100% डिडक्शन ले लिया, अब मैं उसको यहाँ ले आया, चलेगा क्या। तो अगर आप किसी चीज़ को साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ में ले चुके हो, 35 AD में यूज़ में ले चुके हो, वहाँ डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, तो वो उसी यूज़ में रहना चाहिए। अगर वो उस यूज़ में नहीं रह रहा है, अब आप उसको किसी अल्टरनेट यूज़ में ले रहे हो, तो वो डिडक्शन इनवैलिड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो डिडक्शन इनवैलिड हो गया तो वो इस साल की क्या बनी जाएगी, इनकम। लेकिन सर ये कोई ज़बरदस्ती है क्या, वो साइंटिफिक रिसर्च चल ही नहीं रहा, काय को यूज़ करूँगा। तो कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट कर लो आप। तो बहुत लॉजिकल उन्होंने रीज़न दिया है, ढंग से सुनना। इनकम टैक्स बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए चलता है, और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझोगे ना, नज़रिया समझोगे ना, तो सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो समझो, मैं 2 लाख रुपए का कोई एसेट लाया, पूरा मैंने डिडक्शन ले लिया साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। अब मैंने उसको 3 साल चलाया, मान लो 1, 2 एंड 3, 3 साल चलाया, मेरा रिसर्च ओवर हो गया, जेन्युइन रीज़न से ओवर हो गया, मेरी कोई मक्कारी थोड़ी थी, ओवर हो गया। अब मैं इस एसेट को यहाँ मेरे नॉर्मल बिजनेस में काम में लेना चाहता हूँ, तो मैं ले भी रहा हूँ। आप कह रहे हो डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैंने कहा नहीं चाहिए डिडक्शन, मैं क्योंकि मैं डिडक्शन पहले ले चुका हूँ। पर सरकार तो उल्टी बात कह रही है कि यार ये तो गलत है, हमने तुझे डिडक्शन दिया था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तूने थोड़े टाइम साइंटिफिक रिसर्च किया, उसके बाद तो तू इधर ले आया, इधर में काम में आने वाली चीज़ों पे थोड़ी डिडक्शन होता है, इधर तो डेप्रिसिएशन होता है। तो एक काम कर, अब पता है हम क्या करेंगे, इस 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ये सोचते हुए कि अगर ये साइंटिफिक रिसर्च में नहीं होता, नॉर्मल यूज में होता, तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होता। ठीक है, मान लो 2 लाख का 15% डेप्रिसिएशन लगता है, या फिर यूँ सिंपल रखने के लिए मान लो फर्नीचर है 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो 20,000 20,000 20,000 SLM बेसिस पे, वैसे तो WDV लगता है, अभी अपन एग्जाम्पल में SLM बेसिस चलाते हैं, तो 60,000 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो ठीक है, 60,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ करके इसमें से कितना बचा, 1.4 लाख। 1.4 लाख को पहले इस साल की इनकम मानेंगे, और फिर अब इस 1.4 लाख पे जैसे आप इसको नॉर्मल यूज में ले रहे हो, तो उस पर डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। लॉजिकल है कि नहीं, है ना बेटा। अगर आप नॉर्मल यूज में रहते तो टुकड़ों में जिंदगी जीते, है कि नहीं, धीरे धीरे डिडक्शन मिलता। आप साइंटिफिक रिसर्च को हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो टुकड़ों की ज़िंदगी को हमने एक्यूमुलेट कर लिया कि करो साइंटिफिक रिसर्च में यूज, डिडक्शन एक साथ लो आप। तो अब आपने 3 साल ही उसको यूज़ किया, तो आपको डिडक्शन 3 साल जितना ही तो मिलना चाहिए था। तो 1 साल का अगर 20,000 है, तो 3 साल का कितना हो गया, 60,000, तो डिडक्शन 60 तो मिलना चाहिए था। आपने तो 2 लाख ले लिया, तो 140 ज़्यादा ले लिया ना, तो पहले 140 को इनकम मानेंगे,
जितनी इनकम मानेंगे उतनी ही WDV ब्लॉक ऑफ असेट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि उसके ऊपर अब अगले साल से क्या अलाउड हो जाए, मेरा डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इस रूल को नरेट कैसे किया जाता है कि अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च की चीज़ या 35 AD की चीज़ नॉर्मल बिजनेस में यूज़ करने लग जाते हो, तो जितने टाइम आपने उसको यूज़ किया है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मानते हुए कि ये असेट ही इकलौती असेट थी। डेप्रिसिएट कैलकुलेट करने जाओगे तो ब्लॉक ऑफ असेट में घुस जाओगे आप, ये मानते हुए कि ये असेट ही इकलौती असेट थी। तो 2 लाख में 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन होता, वो माइनस करके जो WDV बचती वो इस साल की इनकम मानो, इनकम मान के उसको ब्लॉक ऑफ असेट में जाके शामिल कर दो, फिर जो ब्लॉक ऑफ असेट में उसका डेप्रिसिएशन निकलता रहेगा वो निकलता रहेगा। समझे कि नहीं समझे? सिंपल है कि नहीं समझे? तो हमें क्या करना है सर, अगर ऐसी कोई एसेट हमारे इस साल में यूज में आ रही है नॉर्मल बिजनेस में, तो जितने साल यूज किया उतने साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, रिमेनिंग को क्या मान लो, इनकम मान लो, बस इतना ही कर दो। इनकम मान के WDV में ऐड कर दो, ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड कर दो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, किसी को डाउट है? ऐसे ले लो फेयर मार्केट वैल्यू यार, फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लो? ऐसे तो कुछ भी ले लो, फिर ऐसे तो कुछ भी ले लो, फिर फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लेंगे बेटा? लॉजिकल तो है ही नहीं ना। फेयर मार्केट वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी के में तो क्वालिटी के दाम तो हो जाती है, तुझे तो बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल गया, तो गलत मिला ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट समझ। मैं क्या कह रहा हूँ कि साइंटिफिक रिसर्च में जा रहे हो तो वो जो टुकड़ों टुकड़ों में 20,000 रुपये अलाउड होने चाहिए थे, वो हम क्या चाहते हैं, एक साथ देंगे कि नहीं देंगे? तो डिडक्शन 60 का ही मिलेगा ना आपको। आपने 2 लाख का ले लिया, अब तू कह रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू अगर 1 लाख की हुई तो 1 लाख का डिडक्शन क्यों दूँ भाई तेरे को? तो मिलना तो सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों वाला एक्यूमुलेशन मिलना चाहिए था बस। ठीक है, और कोई डाउट? चलो आगे बढ़ो। टेंशन में आ गई डाउट सुन के? हाँ, बेकार डाउट है, छोड़ो। क्या गलत है? हाँ, तो सही तो हो रहा है, सब कुछ तो सही है इसमें, इसमें गलत क्या है? हाँ, तो वो कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं यार, तूने एक्स्ट्रा डिडक्शन भी तो लिया, अब तो जो वाजिब है उसी को तो इनकम मान रहा है, और वो जो इनकम मान रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन भी तो अलाउ करेंगे ही सही तेरे को। नहीं, बिजनेस की इनकम है, अब नॉर्मल क्यों होगी? हेलो, हाँ भाई, काम बोल लेना। चलो, अरे यार अब ये यूँ कह रहे हैं कि ये तो गलत हो गया सर, अन्याय हो गया। अच्छा, जब वहाँ पे बेनिफिट मिला तब तो नहीं बोले सर ये तो पागल हो रहे हो, 2 लाख का डिडक्शन एक साथ दे दोगे, सारी इनकम खत्म हो जाएगी मेरी, तो टैक्स ही नहीं दूंगा ऐसे तो मैं। तो वहाँ तो नहीं बोले तुम, हमने थोड़ी ना मांगा था। तो ये भी तो सही है ना बेटा, ये असेट तू उस लेबोरेटरी में से निकाल के नहीं लाता, कहीं से खरीद के भी लाता तो भी तो डेप्रिसिएशन ही मिलता। ये तो हम तुझे बेनिफिट दे चुके हैं, तो जिस पर्पस के लिए दिया था वो पर्पस ही नहीं रहा, तो बेनिफिट तो वापस लेंगे ही सही। हाँ, एक मिनट इसको हंस लेंगे, हंस बेटा हंस, तो बोल बेटा। बेटा आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो 2 सब्जेक्ट को इंटर रिलेट कर रहा है, एक है इनकम टैक्स और एक है अकाउंटेंसी। इनकम टैक्स का अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है, अकाउंटेंसी का इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं। समझा? अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन जो चलाना हो चलाओ, तुम्हारी मर्जी। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन यही चलेगा जो हम बोल रहे हैं। तो मतलब जो मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ ना, वो मेरी अकाउंटिंग बुक्स में राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे इनकम में से डिडक्शन लेके कम इनकम मान रहा हूँ, कम टैक्स दे रहा हूँ। बुक्स में तो वो असेट जितने की है उतने से ही दिखती रहेगी, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन बुक के अकॉर्डिंगली लगना चाहिए वो लगता रहेगा। उसमें हो सकता है आपने SLM चूज़ कर रखा हो, WDV चूज़ कर रखा हो, यूनिट एसेट मेथड यूज़ कर रखा हो, मशीन आर यूज़ कर रखा हो, डिप्लीशन मेथड यूज़ कर रखा हो, वो आपकी मर्जी। इट मीन्स 2 चीज़ें पैरेलल चलेगी। आप यूँ समझो, इन एन आम जिंदगी मैंने 50 लाख का बिजनेस किया, उसमें से 30 लाख के नॉर्मल खर्चे हो गए,
तो मेरा P&L बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 20 लाख, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि ये मैं असेट खरीद के लाया हूँ 15 लाख रुपए का, ठीक है, जो 35 AD में काम में आने आ रहा है। तो ठीक है, एज पर इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे कि भाई 15 लाख पूरे माइनस कर ले, 5 लाख की इनकम बची, ला टैक्स दे दे, तो ये बुक्स अलग चलेगी। एज पर अकाउंटिंग क्या कहेगी, अरे यार ये तो 20 लाख की 15 लाख की असेट है, 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो तो 10% डेप्रिसिएशन 1.5 लाख ही माइनस करेगी। तो 20 लाख में से 1.5 लाख माइनस होगा, आपका बुक प्रॉफिट कितना आएगा? 18,50,000, और आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आएगा? ओनली 5 लाख। समझ रहे हैं? ऐसा होता है, ऐसा ही रहेगा। और इसके ऊपर एक रूल और बताऊंगा मैं, सरकार बहुत कमीनी है, एक रूल और बताऊंगा। सरकार को इस बात पे भी मिर्ची लगती है कि हमारे सेक्शंस का इस्तेमाल करके तुम्हारी टैक्सेबल इनकम तो बहुत हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन तुम पब्लिक में तो बड़ा चढ़ा के अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बताते हो कि हमने तो 20 लाख कमाया, 18 लाख कमाया। तो सरकार कहती है अबे वो 5 लाख पे टैक्स और 18 लाख पे टैक्स है। पिक्चर बनेगी आखिरी में, आखिरी में ये चीज़ आखिरी में पढ़ाऊंगा कि सरकार को इस बात से भी मिर्ची लगती है कि तू हमें कम पैसे देता है और दुनिया को ज़्यादा दिखाता है। तो एक टैक्स लगेगा 5 लाख पे, और एक टैक्स में कैलकुलेट करूंगा इस 18 लाख पे, और पे कौन सा? हाँ, रेट कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18.5%, ज़्यादा भी कम नहीं, 18.5, पूरे 18,50,000 पे 18.5%। पर अभी मत घुसो उस चीज़ पे, वो अपन एंड में पढ़ने वाले हैं, एंड में पढ़ेंगे। इसका जो डाउट था मैंने बता दिया। आज तुम उनके साथ बैठ गए ना 1 घंटा, इसलिए तुम पिक्चर बना रहे हो मेरी। बोलो पहले इसको। ये हो गया अपन की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, मतलब अपन ने पूरा प्रोडक्शन में कर दिया। अब उसके बाद आप बेच भी वैल्यू 0 लेके बेचोगे, क्या बेचोगे? तो 35 AD में भी इससे पहले वाले रूल तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे कि सर आपने तो असेट 35 AD में यूज़ कर लिया, डिडक्शन ले लिया, तो असेट की वैल्यू हमारी बुक्स में क्या हो जानी चाहिए? 0। अब आप उसको बेच रहे हो तो 2 में बेचो, 4 में बेचो, तो जिसका डिडक्शन ले चुका हूँ वो पैसा वापस मिल रहा है, तो वो इस साल की क्या मानी जाएगी? इनकम। सिंपल, पूरा टैक्सेबल। और बोल भाई, उसको मत समझा, मेरे को समझा। तू असले में ले। अकाउंटिंग बुक्स में नहीं किया, हाँ, एज पर इनकम टैक्स हमारे लिए इसकी वैल्यू ऑफ 0 है। आप जो एग्जाम्पल पूछ रहे हो वो SLM के बेसिस पे पूछ रहे हो, और इनकम टैक्स में लगता है WDV। SLM सिर्फ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए करा था, ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन में आप परेशान ना हो, रूल पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए मैंने 20-20-20 कर लिया, नहीं तो 2018 16.2 होना चाहिए, ठीक है। वैसा भी होता तो 22 लाख का कुछ ना कुछ तो बचा हुआ होता। WDV में वैल्यू कभी 0 नहीं होती। हाँ, तू रिसर्च कर ले, फिर बाद में पूछना। बोल बेटा बोल। सम ऑफ रुपीज ओनली, मतलब डोनेशन सिर्फ अमाउंट का होना चाहिए, कूलर, पंखे, AC, लकड़ी, कबाड़ का नहीं होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में आएगा डोनेटेड अ प्रिंटर टू अ यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो भाई प्रिंटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो तब अपने आप को डोनेशन थोड़ी देंगे, मतलब ठीक है। अब उल्टा क्या हो रहा है, सर आपका तो ये क्लास में काम आ रहा है और आप चले गए साइंटिफिक रिसर्च करने, तो 5 साल काम में लेने के बाद अब आप इस चीज़ को कहाँ ले रहे हो? साइंटिफिक रिसर्च में ले रहे हो, तो जो इसकी WDV है वो कहाँ चली जाएगी? 100% डिडक्शन ले लेंगे, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना तुम दिमाग लगा रहे हो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आएगा कि मैंने 50,000 की एक असेट परचेज करी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए हमें क्या मिलेगा? 100% डिडक्शन, ठीक, बस।
उसका टैक्सेबल उसका मतलब क्या निकला, मतलब पहले आपने उसका डिडक्शन दिया और फिर बाद में उसको पूरा टैक्सेबल बेचा क्यों तो तूने? पूरा थोड़ी टैक्सेबल होगा बेटा, जितने में बेचा उतना टैक्सेबल होगा ना। 20 के इफेक्टिव 20 लाख इस साल आपने पूरा डिडक्शन दे दिया, मैंने बाद में उसे 20 में ही बेच दिया। 20 में बेच दिया तो फिर तो इनकम होगी ही सही ना। सर मान लो कि 20 की मैंने एसेट खरीदी, उसको 10 साल अच्छे से घिसा मैंने, उसके बाद 10 साल बाद मैंने उसको 10 लाख में बेचा, लेकिन उसकी जब मार्केट में वैल्यू 20 में गया ना तो वो तो और लो हो गई थी 20 लाख से कम, मतलब मान लो 12 लाख हो गई थी या फिर करीब 8 लाख की हो गई थी मार्केट में वैल्यू, तो उस हिसाब से मैं एक काम करूं, ये सारे तिगड़म वाले क्वेश्चन जो है ना ये अपन क्लास के बाद लेंगे। नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बस मुझे तुम्हें कन्विंस करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 140 को इनकम मान ली और उसको फिर WDV में ऐड कर ली और फिर 2 साल बाद उसको तुम कितने में बेचो, वो तो ब्लॉक में ऐड हुई है, जितने भी बेचोगे वो ब्लॉक में से क्या हो जाएगी माइनस, ब्लॉक ऑफ एसेट तो पढ़ रखा है अपन ने, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे अब। हाँ बिजनेस की बात करें अपन तो कौन कौन से बिजनेस है। सबसे पहला बिजनेस है कोल्ड स्टोरेज। समझते हो क्या कोल्ड स्टोरेज? कोल्ड चेन फैसिलिटी, फ्रीजर वाले ट्रक आते हैं इधर से उधर आइसक्रीम लेके जाते हैं, ठीक है। Then setting up and operating warehouse facility for storage of agriculture produce. Important warehouse नहीं है, important है agriculture produce. Warehousing facility समझते हो आप लोग? Warehouse समझते हो कि नहीं समझते हो? लोग बाग बड़े बड़े गोडाउन बना लेते हैं और फिर उस गोडाउन की जगह थोड़ी टाइम के लिए क्या देते हैं, किराए पे देते हैं। नहीं समझते हो तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेकिन ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन। मजा आ गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आप पेट्रोल की पाइपलाइन डालते हो, नेचुरल गैस की पाइपलाइन डालते हो, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस है। इट इंक्लूड्स स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर विच ए इंटरनल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। अबे ये क्या है, ये ऊपर नीचे हुआ है, इधर नीचे कितने 14 पॉइंट आ रहे हैं, 15 पॉइंट आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं ना, तो ये इसी का है। इट इंक्लूड स्टोरेज फैसिलिटी विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। तो ये फोर्थ वाला कट कर दो, ये है फोर्थ। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ होटल ऑफ 2 स्टार, 2 सितारा होटल या उससे ऊपर वाला, ठीक है। इन सब में कुछ ना कुछ डेट लिखी हुई है। मेरे लिए वो डेट काम की नहीं है क्योंकि उन सब के आगे लिखा हुआ है ऑन और आफ्टर। मतलब 2009 के बाद कभी भी आप ये बिजनेस करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। तो हमें तो हमारा साल संभालना है, तो हमारे साल में उस भाई साहब ने ये बिजनेस किया है तो हमें डिडक्शन मिलेगा, समझना है। तो हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं, ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया हॉस्पिटल ऑफ एटलीस्ट 100 बेड। 100 बेड का हॉस्पिटल अगर आप स्टार्ट करते हो तो 100% डिडक्शन। बिल्डिंग एंड डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट by any person under a scheme of slum redevelopment। धारावी सुना है? हाँ जी। मुंबई में है स्लम, मुंबई में गए हो? मुंबई गए हो? मुंबई कौन कौन गया है? बेवकूफ, मूवी में तो स्विट्जरलैंड भी होके आ गया हूँ, वो रात को सपने भी आते हैं वो स्विट्जरलैंड। मुंबई में गया कौन है पहले बताओ, मुंबई कौन गया है? तुम गरीब लोग मुंबई भी नहीं गए हो? मुंबई तो मैं परसों कार से ही होया है। चलो सुनो, दिल्ली मुंबई हाईवे बना हुआ है, एक्सप्रेस वे बोल उसको, है ना। अच्छा सुनो, मुंबई में जो घर मकान होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मतलब मेरी बुआ का मकान इस पिलर से लेके इस पिलर तक था, यहीं पे इतना सा किचन था, बाकी क्या उनका घर था, बस इतना सा। मैं स्टार्ट हुआ, मेरे किचन से भी छोटा उनका घर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं और इतनी सी गलियाँ होती है कि 2 आदमी अगर एक साथ आमने सामने आ जाए तो यूँ निकलना पड़ेगा, ठीक है। एक आदमी अपूर्व जैसा आ जाए तो वो भी खुद ही यूँ निकलता अकेला, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं और उस गलियों में भी वो छत बाहर निकाल लेते 2-2, 3-3 फीट, तो आसमान तो दिख ही नहीं सकता आपको गली में से, ठीक है। तो ऐसे स्लम्स को रीडेवलपमेंट करने की एक नया बिजनेस है। वो लोग क्या करते हैं,
ये स्लम्स जिस एरिया में है ना, वो ज़मीन बहुत महंगी है, तो उन स्लम्स वालों से एग्रीमेंट करके वो सारी ज़मीन डेवलपर अपने नाम कर लेता है और उसमें बड़ा सा टावर बनाता है। टावर बनाने के बाद जितने भी स्लम्स वाले थे उन सबको एक एक फ्लैट देता है। इसके ऊपर सरकार की एक पॉलिसी भी है कि आप उनको मतलब अपनी मर्ज़ी से कैसे भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उनका एक स्क्वायर फीट फिक्स है कि मिनिमम इतना स्क्वायर फीट का मकान तो आपको उनको देना ही पड़ेगा। तो बिल्डर बड़ी सी बिल्डिंग बनाता है, एक पोर्शन इनको बांट देता है और एक पोर्शन बेच के पैसा कमाता है। तो अगर आपने ऐसा कोई बिजनेस किया है तो उसमें भी 100% क्या मिलेगा आपको, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। देन डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2011 अंडर स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग ये कोटा में है, सवाल का इन सवाल का देखिए आप लोगों ने। हाँ, बहुत सारे वो जो दकनिया तालाब वाले स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत सारे फ्लैट्स उन्होंने बनाए। तो 14 लाख 12 लाख के फ्लैट्स हैं, उन पर अगर आप लोन लोगे तो 1.5-2 लाख की आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होता है सर? अब इन जाहिल गवारों को खाली कराना बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब वो जो रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो उनको इस बात के लिए राज़ी करना बहुत बड़ी बात है कि जगह हमें दे दो, हम आलीशान फ्लैट देंगे। मानते ही नहीं साले, और कोई अपनी रोटी सेकता है वहाँ। इससे अच्छा अरे इनसे कहाँ ज़मीन लो, दूसरी ज़मीन पर बड़े से बिल्डिंग बनाओ, सस्ते में फ्लैट दे दो सबको, जो जिसको खरीदना हो खरीद लेगा। तो वो है अफोर्डेबल हाउसिंग, उस पर भी मिलेगा। देन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, देन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अडानी भाई साहब के हैं ये। ठीक है यार, फ़ोन बहुत आ रहे हैं। हेलो, जानते हो तो आगे बढ़ूं तो समझाऊं क्या होता है। टाइम बहुत जाएगा यार, ये तुम गूगल पे सर्च कर लेना इंटरनेट कंटेनर डिपो, वो कंटेनर पड़े होते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। हाँ, फिर क्रेन उसको उठा के यहाँ रखती हैं, मूवीज़ बहुत सही शूट होती है वहाँ पे। तो वो उसकी बात कर, अपने वो एरिया अपना है। ठीक है। देन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन आएगा, स्टोरेज ऑफ शुगर केन। कुछ रह गया क्या? कहाँ गया? अच्छा ये रहा, ऑफ हनी एंड बी वैक्स, मधुमक्खी पालन, उनमें शहद निकालना, वो वाला काम। ठीक है, चलो आगे बढ़ूँ मैं। अच्छा, जो क्वेश्चन आएगा वो किस पे आएगा? एक तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे आएगा, एक वेयर हाउसिंग फॉर शुगर पे आएगा। बाकी और किसी में मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है स्लरी पाइपलाइन। स्लरी पाइपलाइन मतलब पिघला हुआ लोहा उसमें से पास होता है। ठीक है, वैसा काम आप करते हो। देन सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, ये चिप्स होती है कंप्यूटर्स मोबाइल्स में लगती है, उन चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो। डेवलपमेंट ऑपरेटिंग डेवलपमेंट मेंटेनेंस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये भी अडानी भाई साहब का है, मोदी जी ने गिफ्ट किया है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आप ये सब बनाते हो तो 100% आपके क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलो बस अब। हाँ अच्छा, तो ये पढ़ लो फिर। बेटा ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो, मैं समझा चुका हूँ आपको, सिर्फ रीडिंग कर लो प्लीज़। ये वही बात है कि इसका लॉस सिर्फ इसी से एडजस्ट होगा और इनडेफिनिट ईयर्स तक क्या हो सकता है? कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलोगे आगे बढ़ूँ? ठीक है, अगला जो टॉपिक है ना वो है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है भाई? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉपिक समझाने के लिए पहले टॉपिक के टॉपिक पे चलो। एक्सपेंस में कौन सा वाला है? एक्सप्रेसली अलाउड। तो एक्सप्रेसली बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनको प्रमोट करना चाहते हैं। तो अब कह रहे हैं कि भाई कोई सा भी व्यापारी किसी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हाथ बटा रहा है तो रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास, तो उसको डिडक्शन मिलेगा कितना परसेंट? 100%। रूरल डेवलपमेंट उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मतलब मान लो कि हमारा मनीष तुम किसी गाँव से रिलेटेड हो गया, जालना पाटन,
वो तो अपने आप में बहुत बड़ा कोटा से बड़ा हो रहा है जालना पड़न तो। और कोई है यहाँ पे गांव का? बोल बेटा कहाँ कौन है? सांगोद के पास में कोई है? देवरी में। हाँ ये चारुल का गाँव छिपा बड़ौद। अब मान लो चारुल छिपा बड़ौद की है, वहाँ बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, मतलब घरों में पानी भी नहीं आता, बिजली भी नहीं आता, कुएं से पानी खोज के ला रही है चारुल, ठीक है। तो अब चारुल तो पढ़ लिख के बीसीसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, इसको बहुत है कि यार मैं मेरे गांव के लिए कुछ करूं, मैं बड़े गांव के लिए कुछ करूं। तो अब ये इसका बिजनेस है, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, बड़ी सी प्रैक्टिस है, करोड़ों रुपये छापती है, पर फिर भी इसके दिल की तमन्ना है मैं मेरे गाँव के लिए कुछ करूँ, तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सब कुछ कर रही है। तो देखा जाए तो बिजनेस रिलेटेड खर्चा नहीं है ना, अलाउड नहीं होना चाहिए ना, फिर भी चारुल कर रही है तो अलाउड है। लेकिन हमने तो उंगली दी है, कंधे पे मत चढ़ जाना। अब क्या पता चारुल विकास कर भी रही है कि विकास के नाम पे सिर्फ डिंडोरा ही पीट रही है, तो फिर चारुल तू कुछ मत कर, तेरे को कोई रोड बनाने की जरूरत नहीं, तेरे को वहाँ तक दिल्ली पहुँचाने की, तू सुदेश नहीं है, शाहरुख खान नहीं है तू, ठीक है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। हम तेरे को कुछ एजेंसीज बता देते हैं, उनका काम ही सरकार ने उनको सौंप रखा है रूरल डेवलपमेंट करने का, तू तो उनको सिर्फ क्या देते, डोनेशन देते, रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दे दे, तेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। तो कौन कहाँ डोनेशन देगी? पहला, पेमेंट मेड टू एनी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन फॉर अंडरटेकिंग एनी अप्रूव्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसको दो? एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन को दो। पेमेंट टू एनी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग पर्सन्स फॉर सच रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक वो प्रोग्राम चला रहा है या वो प्रोग्राम चलाने के लिए किसी को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। देन पेमेंट टू, अब जब भी दान धर्म की बात आएगी ना, तो जब भी तुम कहोगे सर हमने भिखारी को दान दिया, तो सरकार क्या कहेगी? सबसे बड़ा कौन है? हम। तो दान किसको दो? हमें। तो ये रहा पेमेंट टू रूरल डेवलपमेंट फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पेमेंट टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेटा चार चीज़ें याद रखनी है, इन चार चीज़ों का एक इम्पैक्ट आने वाले चैप्टर्स में भी आएगा। एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग अ पर्सन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग अ पर्सन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बाकी तो दो सरकारी खजाने, रूरल डेवलपमेंट फंड, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, रूरल डेवलपमेंट फंड, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, 100% डिडक्शन आपको मिलेगा। जयराम जी की बायोडाटा सी।